गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, सुप्रभात। आज दीपावली है। 8 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक दीपावली हमारा जो दीपोत्सव है इसका अवकाश था। तो हम उस समय ये आदर्शात्मक या आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिज्म जो थ्योरी है इसका अध्ययन कर रहे थे। पिछले जो हमारा अध्याय था उसमें हम इसके सिद्धांत और मान्यताएं हैं उसका अध्ययन किया था। आज हम जो आदर्शवादी सिद्धांत है इसका अध्ययन कितने भागों में किया जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्शवादी जो सिद्धांत है इसका अध्ययन कितने भागों में किया जाता है। तो हमारे को ध्यान रखना है कितने भागों में, 2 भागों में इसका अध्ययन किया जाता है। अब 2 इसके भाग या प्रकार कौन कौन से है, तो पहला है मध्यम मार्गीय आदर्शवाद और दूसरा है उग्र आदर्शवाद। मध्यम मार्गीय आदर्शवाद है इसका प्रतिपादक किसको माना जाता है, टी.एच. ग्रीन को। और जो उग्र आदर्शवाद है इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है, हीगल को। हीगल और जर्मनी का था और टी.एच. ग्रीन और ब्रिटेन के थे। तो हमारे को ध्यान रखना है आदर्शवादी सिद्धांत है इसका अध्ययन कितने भागों में किया जाता है या इसके कितने संप्रदाय है। तो इसके 2 संप्रदाय है, एक है मध्यम मार्गीय आदर्शवाद जिसका प्रतिपादक कौन है, ग्रीन है, और दूसरा है उग्र आदर्शवाद इसका प्रतिपादक कौन है, हीगल है। आज हम मध्यम मार्गीय जो आदर्शवाद है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यम मार्गीय आदर्शवाद है इसका प्रतिपादक है वो, क्वेश्चन पूछ ले कि मध्यम मार्गीय आदर्शवाद है इसका प्रतिपादक कौन था। तो इसका प्रतिपादक ग्रीन व कांट थे। सीधा क्वेश्चन पूछ ले मध्यम मार्गीय आदर्शवाद है इसके प्रतिपादक या इसके जनक कौन थे, तो कौन थे, ग्रीन व कांट थे। इमैनुएल कांट और टी.एच. ग्रीन। ग्रीन एक ब्रिटिश ग्रीन है, ये कहाँ के थे, तो ब्रिटेन के थे। ये ग्रीन है वो ब्रिटिश दार्शनिक थे। तो इमैनुएल कांट है ये जर्मनी के थे। इस बात का ध्यान रखना है। ग्रीन एक ब्रिटिश दार्शनिक थे और वह ब्रिटेन, और ये ग्रीन है ये ब्रिटेन में जो उदारवाद है, हमने पहले जो उदारवाद दृष्टिकोण है या उदारवादी जो सिद्धांत है इसके बारे में अध्ययन किया था। ग्रीन ये किससे प्रभावित था, उदारवादी जो दृष्टिकोण है या उदारवादी जो सिद्धांत है या उदारवाद से प्रभावित था। इसके साथ ही ग्रीन हीगल द्वारा, और ग्रीन है मध्यम मार्गीय आदर्शवाद है तो इसमें ग्रीन है एक ब्रिटिश दार्शनिक था और ये उदारवाद से प्रभावित था। ग्रीन है वो, इसके बाद में ग्रीन है वो हीगल, ब्रिटेन में तो ब्रिटिश उदारवाद से तो प्रभावित था ही ग्रीन, साथ में जो हीगल का जो आदर्शवादी सिद्धांत है उससे भी क्या था, प्रभावित था। मतलब मध्यम मार्गीय इसमें इसको इसलिए कहते हैं हम कि जो ये ग्रीन है ये ब्रिटिश था और ब्रिटेन का जो उदारवाद है इससे ये प्रभावित था, और साथ में आदर्शवाद का कौन था, हीगल था, और हीगल के विचारों से भी क्या था, प्रभावित था। इसलिए इसमें मध्यम मार्ग आदर्शवाद है, इसमें उदारवाद और हीगल के जो विचार है दोनों ही क्या है, मिले हुए हैं। ग्रीन इन दोनों से क्या था, प्रभावित था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मध्यम मार्गी कहते हैं। इसके साथ ही ग्रीन हीगल द्वारा प्रतिपादित आदर्शवाद से भी प्रभावित था, इसलिए ग्रीन की विचारधारा में उग्र आदर्शवाद और ब्रिटेन के उदारवाद, इसमें ग्रीन का आदर्शवाद है इसमें मध्यम मार्गीय इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीन के आदर्शवाद में जो ब्रिटेन का उदारवादी सिद्धांत प्लस जो हीगल का उग्र आदर्शवाद है, इन दोनों का क्या पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है। इन दोनों का क्या है, मिला जुला रूप है। ग्रीन के विचार में या ग्रीन की विचारधारा में उग्र आदर्शवाद और ब्रिटेन के उदारवाद के बीच समन्वय मिलता है, और इसी कारण इसे मध्यम मार्गीय आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। इसी कारण इसे क्यों मध्यम मार्गीय क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन है वो कहाँ का था, ये ग्रीन है वो कहाँ का था, ब्रिटेन के था। तो ब्रिटेन में उस समय कौन सी विचार दृष्टिकोण था, उदारवाद था। तो ये उदारवाद और हीगल का जो है उग्र आदर्शवाद, इन दोनों का इन्होंने क्या किया था, समन्वय किया था। इसलिए ग्रीन के आदर्शवाद को क्या कहते हैं, मध्यम मार्गीय आदर्शवाद कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब आज हम मध्यम मार्गीय आदर्शवाद के प्रमुख जो सिद्धांत है, मध्यम मार्गीय जो आदर्शवाद है इसके प्रमुख जो सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। मध्यम मार्गीय जो आदर्शवाद है इसके जो सिद्धांत है, कौन कौन से सिद्धांत है, उनका हम इस हमारे अध्याय में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला है इसमें राज्य एक मध्यम मार्गीय आदर्शवाद के प्रमुख जो सिद्धांत निम्नलिखित है। इसमें पहला है राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। राज्य एक
राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, आवश्यक। राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। कौन मानता है? मध्यम मार्ग की जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादक कौन था? ग्रीन व कांट को मानते हैं। प्रजादा कौन है? ग्रीन है। और ग्रीन के विचारों में किसका? उदारवाद का और उग्र आदर्शवाद जो किसका था? हिगल का था। इसका समन्वय देखने को मिलता है। तो ये जो मध्यम मार्गी सिद्धांत है ये मानता है कि राज्य एक क्या है? नैसर्गिक संस्था है। मध्यम मार्गी आदर्शवाद अरस्तु के मध्यम मार्गी जो आदर्शवाद है, ये जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक कौन? अरस्तु, जो प्लेटो का शिष्य था, उसके इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य क्या है? अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इसको कौन सिद्धांत मानता है? मध्यम मार्गी सिद्धांत है, इसको मानता है। इस विचार को स्वीकार करता है कि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है। मानव अपनी सामाजिक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए जिस समाज की रचना करता है, राज्य उसका क्या है? सर्वोत्कृष्ट रूप है। जिस प्रकार से अरस्तु ने राज्य को क्या माना है? सर्वोच्च संस्था माना है, उसी प्रकार मध्य मार्गी सिद्धांत भी राज्य को क्या मानता है? सर्वोत्कृष्ट संस्था मानता है। तो अरस्तु के इस विचार से ये क्या है? इस विचार को मानता है कौन? मध्य मार्गी सिद्धांत। राज्य मनुष्य के लिए अनिवार्य संस्था भी है। ये मानता है मध्य मार्गी सिद्धांत की राज्य है वो मनुष्य के लिए क्या है? नैसर्गिक का मतलब अनिवार्य या आवश्यक होता है, तो नैसर्गिक संस्था है राज्य। अरस्तु के इस विचार को मानता है कौन? मध्य मार्गी सिद्धांत कि राज्य और मनुष्य के लिए क्या? अनिवार्य है, नैसर्गिक संस्था है। राज्य मनुष्य के लिए एक अनिवार्य संस्था भी है क्योंकि वह उसी के अंतर्गत अपने व्यक्तित्व का, अरस्तु के इस विचार को मानता है क्योंकि राज्य के अंतर्गत रहकर ही मनुष्य का क्या होता है? सर्वोच्च विकास होता है। अरस्तु हम पढ़ेंगे तो अरस्तु सबसे पहले बोलता है परिवार, परिवार के बाद में समाज, और समाज के बाद में किसका निर्माण होता है? राज्य का। तो राज्य वो सर्वोच्च संस्था है जिसमें ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या होता है? संपूर्ण विकास होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। मध्य मार्गी सिद्धांत भी अरस्तु के इस विचार को मानता है। व्यक्ति के लिए राज्य की स्वाभाविकता और अनिवार्यता, व्यक्ति के लिए राज्य की स्वाभाविकता और अनिवार्यता बताते हुए ग्रीन, TH ग्रीन है, कहाँ के है? ब्रिटेन के। ये कहते हैं कि ग्रीन कहते हैं कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है। मानवीय चेतना है किसकी मांग करती है? स्वतंत्रता की मांग करती है। मानवीय चेतना है वो किसकी मांग करती है? स्वतंत्रता की मांग करती है। अरस्तु के इसी विचार से प्रभावित होकर ग्रीन कहते हैं कि मानवीय चेतना है वो स्वतंत्रता की मांग करती है, और स्वतंत्रता में क्या है? अधिकार निहित है। स्वतंत्रता में क्या है? अधिकार निहित है। मानवीय चेतना है वो स्वतंत्रता की मांग करती है और स्वतंत्रता में ही अधिकार निहित है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और वो अधिकार ही किसकी मांग करते हैं? अधिकार, और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। और अधिकार है वो किसकी मांग करते हैं? अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। ग्रीन कहता है कि मानवीय चेतना है वो स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता में ही अधिकार निहित है, और ये अधिकार ही किसकी मांग करते हैं? राज्य की मांग करते हैं। तो ये राज्य को क्या मानते हैं? अनिवार्य संस्था मानते हैं, आवश्यक संस्था मानते हैं, सबसे सर्वोच्च संस्था मानते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा जो सिद्धांत है, राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है। अरस्तु को अभी तो हमने नहीं पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो पर अरस्तु को हम पढ़ते हैं तो वो कहता है राज्य है वो नैतिक विकास की भी, मतलब राज्य में रहने से ही व्यक्ति के जो नैतिक विकास है उसका क्या होता है? विकास होता है। वो सर्वोच्च संस्था है। मनुष्य सदाचार संबंधी आदर्शों का पालन करके ही अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मनुष्य है वो सदाचार संबंधी जो नियम होते हैं उनका पालन करके ही अपना जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व का क्या करता है? विकास करता है। हमारा अगर आचरण सद होगा तभी हमारा क्या होगा? व्यक्तित्व का विकास होगा। और राज्य ऐसी बाह्य परिस्थितियां प्रदान करता है जिसके अंतर्गत रहकर ही सदाचार संबंधी नियमों का पालन किया जाता है। राज्य हमारे को इस प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध करता है जिसमें रहकर ही हम सदाचार जैसे जो नियम है उनका क्या करते हैं? पालन करते हैं और अपने व्यक्तित्व का क्या करते हैं? विकास करते हैं। इस प्रकार राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्ति को नैतिक जीवन है वो व्यतीत करने हेतु आवश्यक जो परिस्थितियां हैं या नैतिक जीवन बिताने हेतु आवश्यक जो परिस्थितियां उसका क्या करता है? निर्माण करता है। दूसरा है राज्य एक नैतिक संस्था है। तीसरा है व्यक्ति तथा राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित है।
व्यक्ति तथा राज्य परस्पर एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर पूरक है। व्यक्ति तथा राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है। व्यक्ति तथा राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित है, दोनों एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, परस्पर पूरक है, एक भी दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित, आदर्शवादी सिद्धांत और राज्य को क्या मानता है, जीवित सावयवी, मतलब एक जीवित शरीर है। राज्य क्या है, एक जीवित शरीर है, सावयवी है, और राज्य तथा व्यक्ति में वही संबंध है। राज्य को, ये सावयवी का मतलब होता है एक शरीर। राज्य और व्यक्ति में, मतलब राज्य को ये क्या मानता है, सावयवी शरीर मानता है। तो राज्य और व्यक्ति में जिस प्रकार से शरीर और अपने शरीर के जो अंग है उसमें जो संबंध होते हैं वही राज्य और व्यक्ति में क्या है, संबंध है। इसलिए राज्य को ये क्या कहता है, व्यक्ति और राज्य दोनों परस्पर क्या है, अन्योन्याश्रित है। सावयवी का मतलब होता है कोई शरीर, जिस प्रकार अपने मनुष्य का शरीर है, शरीर संपूर्ण और अंग है, वो क्या है, शरीर है वो राज्य है, और अंग है वो क्या है, मनुष्य है, व्यक्ति है। तो ये है, दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, परस्पर निर्भर है। राज्य तथा व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर तथा अंग में होता है। व्यक्तित्व का पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। मैंने पहले बता दिया मैंने कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कहाँ होता है, राज्य में ही होता है। क्यों, दोनों एक दूसरे की क्या है, पूरक है। क्योंकि राज्य वो सावयवी है और मनुष्य वो उसके क्या है, अंग है। तो अंग का तब तक विकास शरीर में ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगला है, राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि। राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का प्रतिनिधि। राज्य है वो अपने नागरिकों की जो सामाजिक इच्छा है इसका क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। अगला सिद्धांत यही है, राज्य अपने जो नागरिक है उनकी सामाजिक इच्छा का क्या है, प्रतिनिधि है। राज्य का आधार व्यक्तियों की सामाजिक, राज्य का जो आधार है व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। राज्य का आधार क्या है कि सामाजिक, व्यक्तियों की जो सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है उसी का क्या है, राज्य है वो वही है। इस बात का ध्यान रखना है। राज्य का आधार है वो व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी इच्छा है। राज्य में भाई राज्य है वो व्यक्तियों की सामाजिक और जन कल्याणकारी जो भावनाएं हैं, इच्छा है, उसी का प्रतिनिधि है। ग्रीन यहाँ पे कहता है, ग्रीन हमने पढ़ा क्योंकि इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ग्रीन है। और ग्रीन मध्य मार्ग इसलिए कहते हैं कि इसने उग्र आदर्शवाद कहाँ, किसका था, हेगल का था। और ब्रिटेन का ये खुद था, और उस समय ब्रिटेन में क्या था, उदारवाद था। तो इन दोनों का इसने क्या कर दिया, समन्वय कर दिया, इसलिए इसे मध्य मार्ग सिद्धांत कहते हैं। तो ग्रीन ने क्या कहा है, ग्रीन ने कहा है कि राज्य शक्ति नहीं, ग्रीन ने कहा है कि राज्य वो शक्ति नहीं वरन इच्छा पर आधारित है। राज्य शक्ति नहीं है वरन किस पर आधारित है, इच्छा पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखना है। ग्रीन ने कहा कि राज्य शक्ति नहीं वरन है वो ये मानवीय इच्छा पर आधारित है। राज्य शक्ति नहीं है, ये मानवीय इच्छा पर आधारित है। मतलब कहने का मतलब ये राज्य शक्ति नहीं है, ये किस पर आधारित है, मानव की जो इच्छा है इस पर आधारित है। क्योंकि इसलिए ये कहता है कि ये समाज और जन कल्याणकारी इच्छा का प्रतिनिधि होता है। क्या, कौन, राज्य। इसलिए ग्रीन कहता है कि राज्य वो शक्ति नहीं है वरन ये मानवीय इच्छा पर आधारित होता है। व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन स्वयं अथवा भय के कारण नहीं करता है, वो अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से करता है। व्यक्ति और राज्य के जो कानून है, राज्य की जो आज्ञा है, उनका पालन किसी भय से, डर से नहीं करता है। किसके कारण करता है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है व्यक्ति की ये क्या है, राज्य के कानूनों की पालन करना, ये व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति। ये बात कौन कहता है, ग्रीन कहता है कि राज्य शक्ति नहीं वरन ये मानवीय इच्छाओं पर आधारित है। इसलिए राज्य को शक्ति नहीं है, मानव की इच्छा है कि अपने को राज्य के कानून है, राज्य की
जो विधि है उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। राज्य की आज्ञाओं का अपने को पालन करना चाहिए कि ये अपना क्या है, कर्तव्य है, और मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तभी उसका क्या होगा, विकास होगा। तो ये हमने आज जो मध्यम मार्गी आदर्शवाद का अध्ययन किया है, उसके प्रमुख राज्य एक नैसर्गिक या अनिवार्य या आवश्यक संस्था है, प्राकृतिक संस्था है, और इसी में राज्य क्या है, सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि राज्य में रहकर ही मनुष्य का क्या होता है, विकास होता है। दूसरा हमने ग्रीन ने कहा ग्रीन ने कहा है कि मानवीय चेतना वो स्वतंत्रता की मांग करती है। स्वतंत्रता में ही अधिकार निहित है। स्वतंत्रता में क्या होते हैं, अधिकार छिपे होते हैं। और फिर अधिकार किसकी मांग करते हैं, राज्य की। क्यों, राज्य में ही व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला है राज्य एक नैतिक संस्था। राज्य नैतिक संस्था है, इसमें व्यक्ति को सदाचार जीवन किस प्रकार से बिताया जाता है, इस प्रकार के नियम है वो क्या होते हैं, वो सीखता है, क्योंकि राज्य इस प्रकार की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है उसको। तीसरा है व्यक्ति और राज्य परस्पर अन्योन्याश्रित, दोनों एक दूसरे से पूरक है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर आश्रित है, और इसीलिए राज्य क्या है, स्वाभाविक है, शरीर है, और मनुष्य है उसके क्या है, अंग है। अगला है राज्य अपने नागरिकों की सामाजिक इच्छा का क्या है, प्रतिनिधि है। राज्य है वो समाज कल्याण और जन कल्याणकारी इच्छा है, चाहता है, ऐसी प्रकार की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है। और ग्रीन कहता है कि राज्य शक्ति नहीं है, वरन मानवीय इच्छाओं पर क्या है, आधारित है। तो आज हमने जो ये आदर्शवादी सिद्धांत है, इसके दो भाग है, इसमें से एक मध्यम मार्गी आदर्शवाद और दूसरा जो है वो है उग्र आदर्शवाद, इसका अध्ययन किया। तो इसको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना और हमारी बुक से इस चैप्टर को आराम से पढ़ लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि मध्यम मार्गी आदर्शवाद क्या है और उग्र आदर्शवाद क्या है। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।